Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the arithmetic pipelining for the fixed point number. Fixed point number के लिए arithmetic pipeline किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे with the help of an example. First we have to discuss the definition of arithmetic pipelining. कि arithmetic pipelining की definition क्या है? So what is an arithmetic pipelining? An arithmetic pipeline divides an arithmetic operations into a number of sub operations. arithmetic pipelining में हम क्या करते हैं, किसी भी arithmetic operations को number of sub operations में divide कर देते हैं. With each sub operation is evaluated in a dedicated different segment. और हम क्या करते हैं, जिसने भी sub operations में divide किया है उन sub operations में हम क्या करते हैं कि स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट में उनको इवेल्युएट करते हैं. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेके बताया है कि मान लीजिए आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है AI स्टार BI प्लस CI. यहाँ पर I की वैल्यू आपकी 1 2 3 अप टू 7 है. वी हैव अज्यूम दैट अप टू I की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है. ठीक है, तो हम इस ऑपरेशन को जो कि हमें करना है, यानी कि ऑपरेशन क्या करना है हमें, A1 इंटू B1 प्लस C1, फिर उसके बाद करना है A2 इंटू B2 प्लस C2, ऐसे लास्ट में हमें A7 इंटू B7 प्लस C7 करना है. ठीक है, तो जो एक सिंगल ऑपरेशन होगा हमारा सबसे पहला A1 इंटू B1 प्लस C1, वो अपने आप में एक सिंगल अर्थमेटिक ऑपरेशन है. उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग सेगमेंट में एग्जीक्यूट करेंगे बाय डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सब ऑपरेशंस. तो क्या क्या वो सेगमेंट्स होंगे, क्या क्या उनमें सब ऑपरेशंस होंगे, वी हैव स्पेसिफाइड हियर. सबसे पहले सेगमेंट 1 हमने एक डेडिकेटेड लिया और उस पर सिर्फ क्या काम होगा कि जो भी आपकी A और B की वैल्यू होगी उसको आप रजिस्टर्स में डाल दोगे. यानी वॉट एवर द वैल्यू ऑफ AI एंड BI वी विल स्टोर देम इनटू द रजिस्टर R1 एंड R2. इस सेगमेंट में सिर्फ यही काम होगा. इफ वी विल गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जब ये काम पूरा हो जाएगा देन विल गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट. और अगला कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वी विल परफॉर्म द फंक्शन दैट जो भी ये वैल्यूज R1 R2 में आई हैं उन दोनों का क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रिजल्ट को एक रजिस्टर R3 में डाल देंगे. साथ ही साथ आपको C की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको ऐड भी करना है C के साथ. तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि C इससे इंडिपेंडेंट है भाई, जो आप A और B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं C उससे इंडिपेंडेंट है. तो जब इनका अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन चल रहा है सेम टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू को R4 रजिस्टर में डाल सकते हैं इंडिपेंडेंटली विद इन द सेम सेगमेंट. नाउ कम टू द लास्ट सेगमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी AI BI की वैल्यू हमारी R3 में है और CI की वैल्यू हमारी R4 में है, उसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. दोनों को हमने ऐड किया और रिजल्ट को किसमें स्टोर कर दिया, हमने R5 रजिस्टर में स्टोर कर दिया. तो ओवरऑल ऑपरेशंस को हमने 3 सब ऑपरेशन में डिवाइड किया और हर सब ऑपरेशन में हमने उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट यूज किया. तो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3. इफ वी वांट टू सी इट डायग्रामेटिकली तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहले सेगमेंट में हमारा क्या काम होगा, AI और BI की वैल्यू R1 R2 रजिस्टर में जाएंगी इन द सेगमेंट 1. ठीक, सेगमेंट 2 में क्या होंगे, सेगमेंट 2 में एक तो जो R1 R2 में वैल्यू आ गई AI BI की उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लायर यूज कर लिया. रिजल्ट किस में स्टोर करेंगे, R3 में करेंगे स्टोर. साथ में आप CI की वैल्यू R4 में लोगे, CI की वैल्यू R4 में लोगे. ये दोनों काम किस में करेंगे आप, ये काम और ये काम इन द सेगमेंट 2. ठीक, लास्ट सेगमेंट क्या है आपका, सेगमेंट 3. सेगमेंट 3 में हम क्या करेंगे, R3 और R4 को ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू क्योंकि ये और ये को ऐड करना है हमें. तो ये ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एडर का यूज करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको R5 में स्टोर कर देंगे. ठीक है, तो ये ऑपरेशन जब ये पूरा हो जाएगा ये ऑपरेशन होगा, जब ये पूरा हो जाएगा ये ऑपरेशन हो जाएगा. हर सेगमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा और हर सेगमेंट अपने आप में एक क्लॉक साइकिल लेगा अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, इन ए सिंगल क्लॉक पल्स और सिंगल क्लॉक साइकिल ईच सेगमेंट कंप्लीट्स इट्स ऑपरेशन. नाउ इसको अगर हम देखें मैथमेटिकली किस तरीके से हो रहा है, तो देखिए क्लॉक पल्स हमने यहाँ स्पेसिफाइड की हुई है और इस तरफ हमने सेगमेंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, सेगमेंट 1 में हमने क्योंकि R1 R2 दो रजिस्टर हैं वो लिखे हुए हैं. सेगमेंट 2 में हमारे R3 R4 रजिस्टर हैं वो लिखे हुए हैं. सेगमेंट 3 में हमारे R5 रजिस्टर है वो लिखा हुआ है. ठीक है, सबसे पहले आप ये मानिए इसको इनपुट इधर से दिया जा रहा है डेटा. ठीक है,
ये पाइप की तरह मानिए, पाइप में सबसे पहले डेटा इस तरफ से दिया जा रहा है और इनिशियली हम क्या दे करेंगे, पहली क्लॉक पल्स जब स्टार्ट होगी तो i इक्वल टू 1 के लिए, क्लॉक पल्स 1 जैसी स्टार्ट हुई आपने i इक्वल टू 1 के लिए यहां से वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, a1 b1, c1 की वैल्यू पहले सेगमेंट में नहीं है। ठीक, तो पहली क्लॉक पल्स के पहले सेगमेंट में क्या हो रहा है, a1 की वैल्यू r1 में आ गई, b1 की वैल्यू r2 में आ गई, a1 की वैल्यू r1 में आ गई, b1 की वैल्यू r2 में आ गई। ठीक है, सिर्फ इतना काम होगा। सेगमेंट 2 अभी तक फ्री है, सेगमेंट 3 फ्री है, सेगमेंट 2 फ्री है, सेगमेंट 3 फ्री है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। R3 R4 R5 रजिस्टर में भी कोई फंक्शन नहीं होगा। जैसे ही अगली क्लॉक पल्स आएगी तो ये वाला जो रिजल्ट है, जो ये R1 R2 वाला है, ये सेगमेंट 2 आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, सेगमेंट 2 क्या करेगा, R1 R2 का मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट को किस में डाल देगा, R3 में डाल देगा। ये काम है सेगमेंट 2 का। और CI जो C1 की वैल्यू होगी उसको किस में डाल देगा, R4 में डाल देगा। तो देखो सेगमेंट 2 में जब क्लॉक पल्स 2 चल रही होगी तो क्या हो रहा होगा, A1 B1 की वैल्यू तो क्या हो रही होगी, मल्टीप्लाई होकर किस में स्टोर हो गई, R3 में, और C1 की वैल्यू किस में आ गई आपकी, R4 में आ गई। ठीक है, लेकिन जब सेगमेंट 2 में ये वाली ऑपरेशन हो रहे होंगे उस समय ये वाला सेगमेंट तो फ्री होगा भाई, जो रिजल्ट आ चुका है वो सेगमेंट 2 पे काम कर रहा है, लेकिन सेगमेंट 1 ऊपर वाला फ्री है उसी क्लॉक साइकिल में। तो आप क्या करोगे, सेम क्लॉक साइकिल में यहां पर A2 B2 भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि A2 B2 नई वैल्यू आ सकती है, क्योंकि सेगमेंट 1 तो उस समय फ्री है, सेगमेंट 2 में तो ये ऑपरेशन चल रहे थे, सेगमेंट 2 में ये ऑपरेशन चल रहे थे, लेकिन सेगमेंट 1 तो फ्री है। तो सेगमेंट 1 को हम उसी टाइम पर क्या कर सकते हैं, A2 B2 की वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉक पल्स 2 में क्या हुआ, क्लॉक पल्स 2 में A2 की वैल्यू R1 में आ गई और B2 की वैल्यू R2 में आ गई, और साथ में ये ऑपरेशन हमने बताया सेगमेंट 2 में चल ही रहे हैं। उस समय तक आपका सेगमेंट 3 फ्री है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही क्लॉक पल्स 3 आएगी, जैसे क्लॉक पल्स 3 आएगी तो जो सबसे पहला वाला काम था, ये वाला काम, ठीक, ये क्या काम कर रहा होगा, R3 R4 को ऐड कर रहा होगा। R3 का मतलब A1 इंटू B1 और प्लस C1 कर रहा होगा ये वाला सर्किट। तो देखो सेगमेंट 3 में क्या चल रहा होगा, A1 इंटू B1 जो कि R3 है प्लस C1, यानी सेगमेंट 3 में तो ये चल रहा होगा। ठीक, सेगमेंट 2 क्या कर रहा होगा इस क्लॉक साइकिल में, सेगमेंट 2 क्या कर रहा होगा कि A2 B2 की जो वैल्यू आ चुकी है इनमें, सेगमेंट 2 उनके ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा होगा और रिजल्ट को यहां स्टोर कर रहा होगा, और C2 की वैल्यू को किसके अंदर स्टोर कर रहा होगा, R4 के अंदर। ठीक है, तो क्लॉक पल्स 3 में इसमें तो A1 B1 C1 हो गया सेगमेंट 3 में तो, और सेगमेंट 2 में क्या हो रहा होगा, A2 B2 का मल्टीप्लाई और C2 की वैल्यू यहां पर, A2 B2 की मल्टीप्लाई और C2 की वैल्यू R4 में। ठीक है, सेगमेंट 3 में ये चल रहा है, सेगमेंट 2 में ये चल रहा है, और सेगमेंट 1 है फ्री। तो हम क्या करेंगे, सेगमेंट 1 में उसी टाइम पर A3 और P3 अप्लाई कर देंगे, यानी क्लॉक पल्स 3 में पहले सेगमेंट में तो नई वैल्यू जा रही होंगी A3 B3। ठीक है, सेगमेंट 2 में क्या चल रहा होगा, A2 B2 का मल्टीप्लाई और C2 की वैल्यू R4 में जा रही होगी, और सेगमेंट 3 में क्या चल रहा होगा, सेगमेंट 3 में A1 इंटू B1 प्लस C1 ये वाला काम चल रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आपकी क्लॉक पल्स 3 खत्म होगी आपको पहला रिजल्ट ये मिल जाएगा, यानी पहली जो सबसे पहले वैल्यू दी थी A1 इंटू B1 प्लस C1 उसका रिजल्ट आपके पास आ गया। कैसे, जैसे क्लॉक पल्स स्टार्ट हुई इससे पहले पहले। ठीक है, तो आफ्टर 3 क्लॉक पल्स यू विल गेट द फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, और सेगमेंट जैसे ही आपकी क्लॉक पल्स 4 स्टार्ट होगी, यहां से तो नई वैल्यू आ जाएंगी अब सेगमेंट 1 में, कौन सी, A4 B4, A4 B4, A4 R1 में चला गया, B4 R2 में चला गया, और जो A3 B3 इसके अंदर आ गई थी वैल्यू वो किसके अंदर चली जाएंगी, मल्टीप्लाई होकर इसके अंदर। ठीक है, और C3 की वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर। तो जब क्लॉक पल्स 4 आएगी नई वैल्यू तो A4 B4 यहां पर आ गई, और जो A3 B3 यहां पर आ गई थी उनका क्या हो रहा होगा, एक का मल्टीप्लाई और एक वैल्यू को R4 में स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, और जो A2 B2 होंगी वैल्यू,
A2 B2 वाली जो सेगमेंट 2 वाली वैल्यू थी, जैसे ये क्लॉक साइकिल 4 आएगी, ये अगले सेगमेंट में जाकर अपना फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होंगी। यानी जैसे जैसे क्लॉक पल्स चेंज होती है, हर सेगमेंट का रिजल्ट अगले सेगमेंट में फॉरवर्ड हो जाता है। पीछे वाला सेगमेंट फ्री होता रहता है और पीछे वाले सेगमेंट में नई वैल्यूज आती रहती हैं। यही आपका पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट होता है कि जैसे जैसे आपका डेटा आगे बढ़ता जाएगा, पीछे से नया डेटा एंट्री करता जाएगा। तो इस क्लॉक साइकिल के खत्म होने तक हमें ये भी रिजल्ट मिल जाएगा। यानी क्लॉक साइकिल 4 तक हमें 2 रिजल्ट मिल चुके हैं। जैसी क्लॉक साइकिल 5 आएगी, अब नई वैल्यू तो इधर से एंट्री कर जाएंगी, A5 B5 की वैल्यू, ठीक है। और जो A4 B4 आपने पिछली बार ली थी, उन वैल्यूज का क्या हो जाएगा, अगले सेगमेंट में यह ऑपरेशन चल रहा होगा कि इनका मल्टीप्लाई और C4 R4 में, ठीक है। और जो A3 B3 उससे पहले यहां पर पड़ी हुई थी, वो कहां पहुंच जाएंगी, फाइनल रिजल्ट के लिए पहुंच जाएंगी क्लॉक पल्स 5 में। यानी तीनों सेगमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ पैरेलली तीनों से काम ले रहे हैं। हर सेगमेंट अपना वर्क में रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी सेगमेंट आपका आइडियल रहेगा, ठीक है। फिर जब अगली क्लॉक साइकिल आएगी, अगली क्लॉक साइकिल में क्या होगा, A5 B5 तो चला जाएगा इधर अपना काम करने के लिए, A4 B4 वाला पार्ट इधर आ गया, ठीक है। और नई वैल्यूज A6 B6 एंटर कर जाएंगी किसके अंदर, सेगमेंट 1 के अंदर, ठीक है। और जैसे ही अगली क्लॉक पल्स 7 आएगी, तो ये वाला रिजल्ट तो इधर पहुंच गया अगले सेगमेंट में, ये वाला रिजल्ट इधर पहुंच गया और ये फाइनली कैलकुलेट हो चुका है। और हमारी वैल्यू हमें कहां तक कैलकुलेट करनी है, I = 7 तक, ठीक है। तो जैसी क्लॉक पल्स 8 आएगी, अब नई वैल्यू तो आना बंद हो गई, क्योंकि I की वैल्यू हमारी कहां तक है, 7 तक है। नई वैल्यू तो आई नहीं जैसी अगली क्लॉक पल्स आई। जो ये वाला था A7 B7 की वैल्यू हमने एंट्री कराई थी, उसका क्या हो रहा होगा सेगमेंट 2 में, यहां मल्टीप्लाई करके R3 में रिजल्ट हो रहा होगा और C7 की वैल्यू R4 में स्टोर हो रही होगी। और ये वाला जो रिजल्ट था, ये यहां पहुंच चुका होगा किस ऑपरेशन के लिए, जो R5 का ऑपरेशन है ये वाला, ठीक है। और जैसे ये क्लॉक साइकिल पूरी होगी 8th, आपको 6 ऑपरेशन तक के रिजल्ट मिल चुके होंगे। और जैसे ही आपके एक अगली क्लॉक साइकिल आएगी, तो ये सेगमेंट काम नहीं कर रहा होगा, ये सेगमेंट नहीं काम कर रहा होगा, ये वाली वैल्यू यहां पहुंच जाएगी और ये वाली का रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा। एंड आफ्टर द क्लॉक पल्स 9 you have got all the result of from A1 B1 C1 to A7 B7 C7। जो I की वैल्यू 1 से लेकर 7 तक के सारे रिजल्ट आपको कितनी क्लॉक साइकिल के बाद मिल गए, 9 क्लॉक साइकिल के बाद। लेकिन अगर हम पाइपलाइनिंग नहीं यूज कर रहे होते, अगर हम पाइपलाइनिंग नहीं यूज कर रहे होते, तो हर ऑपरेशन के लिए हमें कितनी क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ रही थी, 3 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ रही थी। यानी टोटल 7 ऑपरेशंस हमारे कितनी साइकिल में होते, एक ऑपरेशन के लिए 3 क्लॉक साइकिल लग रही हैं, तो 7 टाइम्स ऑपरेशन चलाना है तो 21 क्लॉक साइकिल चलती हैं। उन 21 क्लॉक साइकिल को अगर हमने पाइपलाइन के कंसेप्ट यूज कर लिया और सारे सेगमेंट को बिजी कर दिया, तो हमारा वही काम कितनी साइकिल में हो जाएगा, 9 क्लॉक साइकिल में हो जाएगा। यानी अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट को यूज करके किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस की हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड अप हो जाएगा हमारा प्रोसेस, उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी विदाउट यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर। इन ए सिंगल प्रोसेसर हमने सिर्फ क्या किया है, पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट को यूज किया है कि जैसे जैसे आपका डेटा आगे बढ़ता जाए, वैसे वैसे उसमें हम क्या करते जाएं, पिछले सेगमेंट में नया डेटा प्रोवाइड कराते जाएं और जो सेगमेंट रह गए हैं पीछे, वो भी अपना इन्वॉल्व हो जाए वर्क में। यानी जैसे जैसे डेटा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, पीछे के सेगमेंट फ्री होते जाएंगे, उनको भी हम अपना वर्क उनसे कराते रहेंगे। तो हमें क्या होगा, रिजल्ट काफी जल्दी जल्दी मिलना स्टोर हो जाएंगे। पहला रिजल्ट हमें कहाँ मिला था, 3 क्लॉक साइकिल के बाद, और जो लास्ट रिजल्ट है वो 9 क्लॉक साइकिल में मिल गया। यानी कि हर क्लॉक साइकिल के बाद एक एक रिजल्ट आपका आता जा रहा है। इस तरीके से आप अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग को हम स्पीड अप कर सकते हैं फॉर द फिक्स पॉइंट नंबर्स, इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस का इवैल्यूएशन होता है इफ वी आर मेकिंग यूज ऑफ द पाइपलाइनिंग। Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.